अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 4 of biology of class 9th. Chapter name is virus, bacteria and cyanobacteria. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your books and chapter number 4. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. तो बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक में बैक्टीरिया को डिस्कस किया था और हमने उसमें उसके स्ट्रक्चर और मोड ऑफ फीडिंग और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी बैक्टीरिया का एक पार्ट है जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो पार्ट है साइनोबैक्टीरिया। हमने लास्ट टॉपिक में कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनको हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम दिया था। तो अब हम उनको मज़ीद डीपली तौर पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आया वो बैक्टीरिया कहाँ से ओरिजिनेट हुए और किस तरह ये अपने फंक्शंस को अंजाम देते हैं हमारी नेचर के अंदर। तो साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज साइनोफाइटा आर अ फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये वर्ड है साइनोबैक्टीरिया, जिसको साइंटिस्ट जो हैं वो साइनोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया और द नेम इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी समझा जाता था और जिनको ये माना जाता था कि ये भी एल्गी की एक तरह की फैमिली के लोग हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न बोटानिस्ट जो हैं वो ये नाम लेने से बिल्कुल कतराते हैं, क्योंकि ये एक ट्रू एल्गी नहीं है, बल्कि ये इसका एल्गी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि एल्गी जो है वो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि जो बैक्टीरिया हैं हमें पता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसको जो ये नाम मिला ब्लू ग्रीन एल्गी का, वो इसलिए मिला क्योंकि जब ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया पहले मिला जो ये प्रोसेस करने की सलाहियत रखता था, वो लाइटिश ब्लू कलर का शेड प्रोड्यूस कर रहा था और यूजुअली वो ग्रीन था। तो उसको इसी दोनों कलर्स की बेस पे ये नाम दे दिया कि ये ख़ास किस्म का एल्गी है जो ये इस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बाद में जब इन पे मज़ीद स्टडी की गई तो ये मालूम पड़ा कि दिस इज़ नॉट द ट्रू एल्गी, बल्कि इनका एल्गी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। दे आर क्लासिफाइड इन द किंगडम मोनेरा, द ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं ये। तो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरली रिजेंबल बैक्टीरिया, जिससे कभी हमने डिस्कस किया कि ये बिल्कुल बैक्टीरिया से ही रिजेंबल करते हैं। दे लैक न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, और ये वो सारे ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते जो बैक्टीरिया के अंदर हमने डिस्कस किया था कि उनमें भी नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, तो वो इनमें भी पाया नहीं जाता।
और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी आपको नहीं मिलेगा। हाउएवर अनलाइक अदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। जबकि हम अगर इसके हट के बात करें तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेंट रखते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी अंजाम देते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर एक्वाटिक, दैट इज वाई दे लिव इन वाटर एंड कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। सबसे ज़्यादा साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपको लेक्स, पाउंड्स और सी और ओशंस में मिलेंगे। ये एक तरह के एक्वाटिक बैक्टीरिया, या तो आपको सॉइल में उन जगह पे मिलेंगे जहाँ पे वाटर कंटेंट या पानी का जो एक कंटेंट है वो ज़्यादा मौजूद है। ये आपको आमतौर पे वहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये 90% जो है, 90 to 95% ये आपको इन द एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ही मिलेंगे। Because they are bacteria, they are quite small and usually unicellular, though they often grow in colonies large enough to see. ये एक सिंगल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, जैसे कि हमने बैक्टीरिया में भी डिस्कस किया था कि दे आर यूनिसेलुलर, लेकिन ये कॉलोनीज में अपने आप को ग्रो करते हैं और ये इतनी तादाद में, मिलियंस और बिलियंस की तादाद में अपने आप अपनी कॉलोनीज को क्रिएट करते हैं कि ये हमें इनकी ये कॉलोनीज जो हैं ये हमें अपनी इन आंखों से भी नज़र आती है। मतलब इतने बड़ी तादाद में ये अपनी कॉलोनीज को क्रिएट करते हैं। दे हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स, मोर देन 3.5 बिलियंस ओल्ड। इन फैक्ट इट मे बी सरप्राइज यू देन यू नो द साइनोबैक्टीरिया आर स्टिल अराउंड। बैक्टीरिया की हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि ये सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, और जो फॉसिल्स को कलेक्ट करते हैं उनके मुताबिक इनका एरा जो है वो 3.5 बिलियन अराउंड है, कि 3.5 बिलियन साल पहले से ये लोग अब तक हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं इस अर्थ के ऊपर। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑन अर्थ। और इनको ना सिर्फ ये बल्कि 3.5 बिलियन ईयर्स क्या नाम है पुराने हैं, बल्कि ये सबसे इनका जो ग्रुप है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी हैं हमारी अर्थ में, हमारे इस इकोसिस्टम में भी। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोवाइडर्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड बीन्स। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस भी करते हैं। आपने ज़रूर नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया होगा, उसके अंदर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया होगा। तो वो ही इनका एक ग्रुप का हिस्सा है कि जो ये प्रोसेस को सरअंजाम देते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये हमारी इस इकोसिस्टम के अंदर नहायत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जब ये नाइट्रोजन को जिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करके अपने फूड को तैयार करता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हमारी नेचर में कितने ज़रूरी हैं। द साइनोबैक्टीरिया हैव ऑल्सो बीन ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल चेंज थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री। जब हमें ये साइनोबैक्टीरिया और उनके फॉसिल्स और उनके न्यू डिफरेंट स्पीशीज़ वगैरह हमें हासिल हुई, तो हमें ये जानने में आसानी हुई कि किस तरह कुदरत ने अपने आप को वक्त के साथ साथ बदला है और अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह एक जानदार से एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद दूसरे जानदार को इस दुनिया में तख्लीक किया। तो हमें इनसे जानने में, इनके सेलुलर स्ट्रक्चर के स्टडी के बाद, इनको डीपली स्टडी करने के बाद, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, तो इन्होंने हमारी अर्थ की हिस्ट्री जानने में काफ़ी हेल्प की। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इनका, द अदर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इज द ओरिजिन ऑफ द प्लांट्स। द क्लोरोप्लास्ट which plant makes food for themselves is actually a cyanobacterium living in the plant cell। सबसे अहम इनका कंट्रीब्यूशन ये कि जो आज हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स अपने आसपास देखते हैं, जो हरे भरे पौधे और जो हम अपनी खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक हिस्ट्री के मुताबिक ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं इन्होंने ओरिजिन ऑफ प्लांट क्रिएट किया। मतलब पहला प्लांट जो इस वजूद में आया वो इन्हीं की वजह से आया कि जो पहला ऑटोट्रॉफ था, जो हम एक ऑर्गेनल
पढ़ते हैं प्लांट सेल के अंदर, जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, जिसका काम ही यही है कि वो प्लांट के लिए एक फूड तैयार करता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये माना जाता है कि वो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है, दरअसल में वो एक पहले एक साइनोबैक्टीरियम ही था, एक खास एक किस्म का एक बैक्टीरिया था जो प्लांट सेल में रहता था। तो आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन से गुजरने के बाद उस बैक्टीरियम ने अपने आप को एक ऑर्गेनल में चेंज कर लिया और क्लोरोप्लास्ट बन गया, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ये सलाहियत आ गई कि वो अपना खाना, अपना फूड खुद तैयार कर सके। और जब प्लांट के अंदर ये सलाहियत आई तो उसके बाद हमारे पास एक फूड चेन, एक फूड वेब तैयार हुई ऑटोट्रॉफ्स के ज़रिए, और वो फिर उन पर डिपेंडेंट होते हुए हमारे पास कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स की एक बहुत ही बड़ी और वाज़ेह चेन आई। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो फूड चेन में जो प्लांट्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो दरअसल उनसे भी पहले ये साइनोबैक्टीरिया थे जो हमारी इस अर्थ में मौजूद थे और जो कि ट्रू ऑटोट्रॉफिक थे, जो कि अपना खाना बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर बनाते थे। तो ये एक तरह से प्लांट का पार्ट भी रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। सम स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट इफेक्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस। लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज है, कोई और दूसरे बैक्टीरिया इस तरह के हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो इस तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं जो आपके लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए काफ़ी टॉक्सिन या काफ़ी आपको इफेक्ट कर सकते हैं बैडली। द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड सीरियस हेल्थ इफेक्ट आर कॉज बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग द टॉक्सिन्स और बाय इंजेक्शन ड्यूरिंग रिकॉनिकल वाटर कॉन्टैक्ट लाइक स्विमिंग। ये आमतौर पे कब होता है कि जब हम अक्सर ये पानी इस पानी को ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं, या स्विमिंग वगैरह के दौरान अगर साइनोबैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो हुआ हुआ है और अगर वो साइनोबैक्टीरिया जिसके टॉक्सिन, जिसके केमिकल्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो स्विमिंग के ज़रिए भी आपसे कांटेक्ट में आने के बाद आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। इफेक्टेड वाटर में नॉट बी सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, रिक्रिएशन फॉर एग्रीकल्चर यूज़। अब जो पानी इफेक्ट हो चुका है उस केमिकल से और उस टॉक्सिन से, ना ही वो पिया जा सकता है और ना ही वो दूसरे किसी एग्रीकल्चर या ज़रूरी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब वो प्लांट्स के लिए भी नहायत ही नुकसानदेह है। कॉन्टैक्ट विद इफेक्टेड वाटर कैन यूज स्किन इरिटेशन, मिल्ड रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स एंड हेई फीवर सिम्टम्स। इंजेक्शन टॉक्सिन कैन कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स सच एज वोमिटिंग, डायरिया, फीवर एंड हेडेक्स। अगर आप ये पानी पी लें या ये किसी आपकी बॉडी के अंदर चला जाए या आपकी बॉडी के बाहर है, तो सब आप पे इस पर क्या सिम्टम्स आते हैं कि आपको स्किन इरिटेशन, यानी कि आपकी स्किन पे आपको छोटे छोटे यहाँ पे स्पॉट नज़र आने शुरू हो जाएंगे और आपको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। मिल्ड रिस्पिरेटरी इफेक्ट्स और ही फीवर, आपको हल्का सा सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और आपको हल्का सा बुखार भी आ सकता है। अब ये टॉक्सिन अगर आपके पेट में चला जाए तो क्या होता है कि तो आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इफेक्ट हो सकता है और उसकी वजह से आपको वोमिटिंग, डायरिया, फीवर और हेडेक वगैरह भी परफॉर्म हो सकता है। तो जहाँ एक तरफ नेचर में इनका एक बहुत अहम रोल है, वहाँ पर इनके कुछ स्पीशीज़, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो कि जिनके टॉक्सिन से आपको काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। ये कुछ कंपैरिजन है कि जिनको हम सिंपल बैक्टीरिया समझते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं, और साइनोबैक्टीरिया में जो कि ट्रूली ऑटोट्रॉफिक है। तो ये उनमें कुछ कंपैरिजन है कि सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल। बैक्टीरिया के आम तौर पे सेल जो हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में ये थोड़े से लॉन्गर, मतलब थोड़े से थिक और थोड़े से लॉन्गर, थोड़े से लंबे होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर हमें फ्लैजिला मिलता है मूवमेंट के लिए, जबकि इनके साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको कोई भी फ्लैजिला नहीं मिलेगा। दे आर बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। बैक्टीरिया के पूरे उसके अंदर आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफ भी मिलेंगे, जबकि इसके अंदर आपको सिर्फ आपको ऑटोट्रॉफ ही मिलेगा। दे आर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, दे आर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये सिंपल ये है कि बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, जबकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। इसी वजह से ये हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ हैं। दे मे बी एरोबिक एंड एनएरोबिक। ये हमने बैक्टीरिया में इसको अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है कि एरोबिक और एनएरोबिक क्या होते हैं।
तो बैक्टीरिया में आपको एरोबिक भी मिलेंगे और एरोबिक भी मिलेंगे, जबकि आपको साइनोबैक्टीरिया में हमेशा एरोबिक ही कंपाउंड्स बैक्टीरिया आपको हमेशा एरोबिक ही मिलेंगी, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के बिना हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इनको ऑक्सीजन लाजमी रिक्वायर्ड है। रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड इज साइनोफैदिन स्टार्च, एक तरह का खास स्टार्च है। इनके अंदर फूड जो है वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर होता है, और बैक्टीरिया के अंदर जो फूड है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में रिजर्व होता है, जैसा कि एनिमल्स के अंदर होता है। अब इनके अंदर एक खास किस्म का एक सेल पाया जाता है, एक तरह का खास ऑर्गेनल पाया जाता है, क्योंकि ये सवाल है कि क्यों ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट है और ये इस तरह की चीज़ें कैसे परफॉर्म कर लेते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर लेते हैं और ये काम भी कर लेते हैं। तो इनके अंदर एक खास तरह का एक सेल, एक तरह का खास ऑर्गेनल, एक खास तरह का पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ये क्या करता है? इट इज़ अ लार्ज साइज पेल कलर्ड थिक वॉल्ड सेल which occurs in terminal or intercalary or lateral position in filamentous cyanobacteria। ये सेल जो है काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा थिक होता है, डिफरेंट होता है, और ये फिलामेंटेनस साइनोबैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने जो सिंगल सेल पर हों लेकिन उन्होंने आपस में जुड़ कर एक चेन बना ली हो, तो उस चेन को कहते हैं हम फिलामेंटेनस बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। तो ये हमेशा उसके या तो टॉप या तो आपको ये सेल आपको या तो उनके साइड पे मिलेंगे या तो आपको सेंटर में मिलेंगे। तो द थिक वॉल इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन बट परमिएबल टू नाइट्रोजन। अब जो हेटेरोसिस्ट की जो वॉल है उसके अंदर में से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती, लेकिन नाइट्रोजन के लिए वो परमिएबल है। जबकि अगर हम इसके दूसरे सेल्स की बात करें तो दूसरे सेल में ऑक्सीजन होती है परमिएबल, लेकिन जो ये खास किस्म के सेल होते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी लेकिन नाइट्रोजन जा सकती है। अ हेटेरोसिस इज अ डिफरेंशिएटेड साइनोबैक्टीरियल सेल दैट कैरीज आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसी बुनियाद पर जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। द हेटेरोसिस फंक्शन एज द साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर एरोबिक कंडीशन, और इसके लिए कंडीशन जो है वो एरोबिक ही रिक्वायर्ड है। दे आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू अ लैक ऑफ फिक्स नाइट्रोजन, अमोनियम और अमोनिया, और ये जो है इस प्रोसेस में आपको अमोनियम और अमोनिया प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम में कई ऑर्गेनिजम्स के लिए नहायत ही ज़रूरी समझी जाती हैं। हम अगर साइनोबैक्टीरिया कोई सी भी साइनोबैक्टीरिया को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये हेटेरोसिस्ट और आम जो इसके सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स वो हमें बहुत आसानी से नज़र आ जाएंगे। ये एक सिंगल जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, ये एक तरह का सिंगल सेल है और इन्होंने आपस में मिलकर एक चेन बनाई हुई है, और आपको हेटेरोसिस्ट जो है वो इन सेल के मुकाबले काफ़ी लार्जर, काफ़ी बड़ा नज़र आता है और एक ख़ास पोजीशन पर होता है, एक ख़ास गैप पर होता है, और इसके डिफरेंट होने की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। रिप्रोडक्शन, साइनोबैक्टीरिया reproduce asexually either by means of binary or multiple fission in unicellular or in colonical forms or by fragmentation and spores fermentation in filamentous species। अब जो इनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ये हमेशा ये एसेक्सुअल होता है, हमेशा परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक सेल से ही जो है अब एक सेल ही अपने आप को दूसरे सेल के अंदर डिवाइड करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं ये, और ये स्पोर फॉर्मेशन यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी के अंदर भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस एट एक्सप्लोजिव रेट्स फॉर्मिंग डेंस कंसंट्रेशन कॉल्ड ब्लूम्स। जब इनको कोई फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, एक ऐसा माहौल मिलता है कि जब ये बहुत तेज़ी से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्लूम्स कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया ब्लूम कर गया है, मतलब बहुत तेज़ी से अपने आप को उसने बढ़ा लिया है 1 से 2, 2 से 4 और फिर देन सो ऑन। तो इस प्रोसेस को हम ब्लूम कहते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अपने आप को कुछ इस तरह डिवाइड करते हैं कि अगर सिंगल सेल मौजूद है तो इसमें इनकी वॉल जो है, जो सेंटर की वॉल है सेल वॉल वो थिन होती है, अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए वगैरह है वो मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस बाद डिवाइड होता है, फिर सेल की वॉल आपस में सेपरेट होती है और फिर ये एक सेल से दूसरे 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से, क्योंकि ये प्रोसेस
24 आवर्स में कई दफ़ा रिपीट होता है, और ये 24 आवर्स में से लेके 48 आवर्स में अपने आप को मिलियंस और बिलियंस टाइम्स जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसी वजह से ये जब भी कहीं पे ब्लूम करते हैं, जब भी कहीं पे ग्रो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आते हैं। और इनकी कॉलोनी जब ये इतनी ज़्यादा तादाद में ग्रो हो जाती है तो आप उसको ईजिली तौर पर भी देख सकते हैं। अब हम इसकी ज़रा इकोलॉजी की बात करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट लाइक ओशन, फ्रेश वाटर, डैम्प सॉइल, टेम्परली मॉइस्चर्ड रॉक्स, इन डेजर्ट, बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स एंड इवन एंटार्क्टिक रॉक्स। ये आपको ऑलमोस्ट हर तरह के इन्वायरमेंट में मिलेंगे। जहाँ पे वाटर या मॉइस्चर कंटेंट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा वहाँ भी मिलेंगे, वहाँ ज़्यादा मिलेंगे बल्कि, और जहाँ पे अगर आपको बहुत कम भी मिलता है तो वहाँ पे दूसरी स्टेट में बहुत कम तादाद में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। जैसे कि अक्सर रेगिस्तानों में या डेजर्ट्स में आपको बहुत बड़े बड़े रॉक्स दिखते हैं पत्थर, तो उनके सेंटर के अंदर कहीं पानी वगैरह जमा होता है, तो ये आपको वहाँ तक मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी यूबिक्विटस हैं, हर जगह मिलते हैं और अपने आप को हर माहौल के हिसाब से ढालना जानते हैं। अक्सर हम अपने घरों में एक्वेरियम वगैरह रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम अगर उसके अंदर फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाएं और इस पानी को साफ़ ना करें तो हमारा जो एक्वेरियम में वो कुछ इस तरह दिखना शुरू हो जाता है कि वो लाइटिश ग्रीन सा होना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसको मज़ीद और छोड़ दें तो हमारे एक्वेरियम के अंदर जो दूसरी फिशेस वगैरह होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? तो वो यही होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो इन पानी के अंदर जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये अपने आप को ब्लूम करते हैं और इस तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट होता है। जब ये अपनी फेवरेबल कंडीशंस पे आते हैं और जब ब्लूम करते हैं तो ये हमें ओशंस के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद में दिखते हैं कि जब हम इनको अगर दूर से देखें तो हमें इनकी कॉलोनीज जो हैं वो दूर दूर तक नज़र आती हैं। और इवन इनकी कॉलोनी जब आपस में पानी में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाती हैं तो हमें जो है समंदर का पानी भी लाइटिश ग्रीन कलर का नज़र आना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर साइनोबैक्टीरिया ग्रीन कलर का योग, कई इस तरह के साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो डिफरेंट कलर्स रखते हैं, जस्ट लाइक रेड, ब्लू और इवन येलो कलर्स के भी आपको साइनोबैक्टीरिया की कई रेयर स्पीशीज़ आपको दिख सकती हैं। जब ये ब्लूम करते हैं तो ये आपको साहिल समंदर या सेंटर ऑफ द ओशन में इतनी बड़ी तादाद में ही नज़र आएंगे। अब हम कुछ इनके जनरल जीनसिस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो हमें आमतौर पर नज़र आ सकते हैं या हमारे आसपास हमें मिल सकते हैं। तो पहला है नॉस्टॉक। आपने समुद्र के किनारे कुछ इस तरह की ग्रीन ग्रीन सी चीज़ देखी होगी, आई एम श्योर ज़रूर क्या नाम देखी होगी आप लोगों ने। तो वो आपको ये नॉस्टॉक ही है जो आप एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है। तो ये एक बैक्टीरिया नहीं है, दरअसल इसके अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में बैक्टीरियल सेल मौजूद है जिन्होंने आपस में मिलकर एक इकोसिस्टम बनाया हुआ, एक तरह की पॉपुलेशन बनाई हुई ताकि सब मिलकर ज़िंदा रह सकें और मुश्किल से मुश्किल और आसान से आसान इकोसिस्टम के अंदर अपने आप को सर्वाइवल मोड पे रख सकें। हम अगर इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट लेकर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इसमें बहुत लंबी लंबी चेंज नज़र आएंगी और ये हर एक चेंज जो है इसमें कई मिलियंस और बिलियंस की तादाद में जो है आपको ये साइनोबैक्टीरिया नज़र आएंगे और ये इसी फॉर्म में सरवाइव करते हैं। एक और जीनस है जिसका नाम है ऑस्किलेटोरिया। ये आपको बिल्कुल लीनियर फॉर्म में नज़र आएगा कि बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइंस होंगी और ये आपको बिल्कुल इसी लाइंस में नज़र आएगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। आई होप बच्चों आपको साइनोबैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये हमारी नेचर के लिए कितने ज़रूरी हैं और अगर ये अपनी ज़िद पर आ जाएं और अगर ये ब्लूम कर जाएं तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारी नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिन्होंने हमें हिस्ट्री वगैरह और हर चीज़ जानने की कोशिश भी करवाई और हमें ये चीज़ जानने के लिए हेल्प करी कि कैसे प्लांट वजूद में आए। आई होप in the end, my dear students, I hope everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.